नमस्कार दोस्तों। अपना पिछले वीडियो में देखा कि मौलिक अधिकारों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकारों का आज लास्ट वीडियो है। मौलिक अधिकार क्रम से आपने पढ़ लिए थे समता का अधिकार, दूसरा आपने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा पढ़ा था आपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा आपने पढ़ा था शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, जो किसके लिए था? ओनली फॉर अल्पसंख्यकों के लिए निहित था। याद रखना दोस्तों, इनके अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 व 24, 25 से 28 और 29 व 30 यहां तक पढ़ लिया था अपन ने। सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानने का प्रयास किया था। डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन थे। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने में काम करने से रोका जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 24 के तहत। किसके तहत? 24 के तहत। बंधुआ मजदूरी को निषेध किया जाता है 23 के तहत। किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है? 22 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली बात पढ़ी थी। इसके अलावा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 21 में। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 19 सबसे इंपॉर्टेंट था। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई थी। पहले मूल संविधान में 7 थी, लेकिन उनको चेंज करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा उनको कितना बना दिया गया? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे कि यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19 1 या कै। आंसर बिल्कुल सही है। इसके अलावा अपन बात करते थे समता वाले अधिकार की बात करें तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत करता है, अनुच्छेद 17 है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। तो ये तो आपके 5 मौलिक अधिकारों से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबके ऊपर अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन 6वां व अंतिम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। 6वां व अंतिम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं और उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 32 में। किस अनुच्छेद में निहित है? 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, अनुच्छेद याद रखना है। कितने नंबर के अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो दोस्तों, इसकी व्याख्या कीजिए। ये ऊपर दिए गए सभी 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। शॉर्ट में समझने का प्रयास करना, सभी 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आप बताइए मुझे, आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता या रक्षक कौन है? आपका आंसर आएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? 1 मिनट में आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देखो दोस्तों समझने का प्रयास करना।
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। और सी है आपका अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ का मतलब निचली अदालतें, अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा डी नंबर का है आपका सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों। बताइए, तो इधर देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। तो सर्वोच्च न्यायालय आ गया क्या अनुच्छेद 32 में, तो आप इसको सही मानोगे, इसको सही मानोगे? नहीं, ये आपका आंसर गलत है, ये आपका आंसर गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान से समझना दोस्तों कि आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्ट अपील कर सकते हो 32 के तहत तो किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में, और 226 के तहत किसमें, उच्च न्यायालय में। तो आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों का यदि कोई मैटर आता है, उसकी कानूनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन दोनों के अनुच्छेद याद अलग अलग रखना, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण करता है और उनको न्यायिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, कई बार घुमा फिरा कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों अपन क्या दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अधिकार को, कौन से अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है। संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है। दोस्तों किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता, वही बात आ गई मेरी, कौन सी? 32 और 226। तो यहां पर आप दोनों चीजें लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों, उच्च न्यायालय दोनों। ओके, तो दोनों आपके संरक्षण करता हो गए। अब उच्च न्यायालय वाली बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय तो किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत, और ये किसके तहत? आर्टिकल 226 226 अनुच्छेद 226 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत। कौन? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको संविधान की हृदय व आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जबकि अंबेडकर ने ही भाग 3 को संविधान का सबसे आलोकित प्रकाशित भाग कहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन, इन दोनों के तहत कौन कौन से? अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, पहले कौन सा आएगा? सर्वोच्च न्यायालय, और बाद में कौन सा आएगा?
व उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। रिट जारी कर सकते हैं। इस लाइन को अच्छे से समझना कि 5 प्रकार की जो रिट है ना वो जारी की जाती है। कौन कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। बस इसमें चेंज, रिटें सेम है लेकिन चेंजेस क्या है, सिर्फ आर्टिकल का है, ये आप ध्यान रखना। तो ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं आपको आराम से पढ़ना है एक एक के बारे में। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली प्रकार की रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में चर्चा करेंगे तो अपन ये एक बार 5 के नाम लिख देता हूं मैं आपको। दूसरे प्रकार की है आपकी परमादेश। परमादेश दूसरे प्रकार की कौन सी है? परमादेश। तीसरे प्रकार की है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। और चौथे प्रकार की है आपकी प्रतिषेध। और 5वें प्रकार की है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण 5वें प्रकार की कौन सी है? उत्प्रेषण। तो ये 5 रिट आपको कंटिन्यू याद रखनी है। पूरी की पूरी इनकी व्याख्या आपको याद रहे या न रहे, इनका शाब्दिक अर्थ जरूर याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित होना। इनके शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं। अब देखो समझा भी रहा हूं, साथ साथ में आपकी व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सशरीर का उपस्थित होना मतलब वही बात आर्टिकल 22 में की थी अपन ने, क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार कर ले जाती है तो ये उसका मौलिक अधिकार है कि 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्य दिवस गिने जाते हैं, इसीलिए तो मुजरिम को शनिवार की शाम पकड़ते हैं, संडे की छुट्टी पड़ जाती है और सोमवार को 11 बजे पेश करते हैं। लेकिन कार्य कैसा होना चाहिए? कार्य दिवस गिना जाता है, वहां पे छुट्टी का दिन नहीं गिना जाता है। 2 दिन उसकी थाने में अच्छी तरह धुलाई की जाती है और उसके बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। तो ये सब बातें अपने लिए जानना बहुत जरूरी है। मात्र शंका के आधार पर यदि आपको कोई गिरफ्तार कर ले तो आपके पास ये पावर है 24 घंटे कार्य दिवस 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसका शाब्दिक अर्थ होता है परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब कौन किसको आदेश दे रहा है? कौन किसको आदेश दे रहा है? अब देखो आदेश देने वाले 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। तो आप इसको एक लाइन में बोल रहा हूं मैं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यदि किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश। मतलब समझिए दोस्तों, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, सपोज मान लीजिए आपको जाति, आजकल तो ऑनलाइन बनने लगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आप तहसीलदार के चक्कर काटते हो, वो आपके साइन नहीं करता है, वो आपको बेवजह परेशान करता है। तो ऐसे में आप एक, आजकल तो ये सूचना का अधिकार सबको मिला हुआ है, सब बातें ऑनलाइन है जिससे आप तुरंत कार्य हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा कोई अधिकारी आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आप सीधे डायरेक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट उस अधिकारी के खिलाफ क्या लेगा? परमादेश रिट काम में लेगा। समझ में आ गया दोस्तों? फिर बात पूछते हैं अधिकार प्रच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से
किस अधिकार से कोई भी कर्मचारी, सार्वजनिक कर्मचारी की बात कर रहा हूं मैं, सरकारी कर्मचारियों की, कोई भी कर्मचारी यदि गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त करता है, भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कौन सी रिट काम में ली जाती है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निषेध किया जाता है, निषेध किया जाता है। देखो दोस्तों, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। किसको निषेध, कौन किसको निषेध करता है, कौन करेगा? कौन की जगह तो आपने दोनों नाम लिख दिए, कौन कौन से? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। किसको निषेध करेंगे? अपने अधीनस्थ न्यायालय। सपोज मान लीजिए कोई ऐसा मैटर आ गया जो निचली अदालतों की बस के बाहर है, वहां पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ एक्शन लेंगे कि ये मैटर है ना, वो आपके अधिकार क्षेत्र क्राइटेरिया से बाहर का मैटर है, आप इसमें टांग मत अड़ाइए, बीच में टांग मत अड़ाइए, ये हमारा मैटर है, आप छोड़ो इसको। उत्प्रेषण रिट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है और अधिक जानकारी दीजिए, और अधिक जानकारी दीजिए, और अधिक जानकारी। मैटर ये दोनों सेम से हैं, इसमें तो अधीनस्थ न्यायालयों को रोकता है और इसमें उनसे जानकारी मांगता है। कोई ऐसा मैटर लंबा खिंच गया, अधीनस्थ न्यायालय, छोटे न्यायालय उस मैटर को बेवजह आगे बढ़ा रहे हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे मामलों को अपने पास मंगवा सकते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों से उस मामले की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये पांचों प्रकार की रिट हैं, आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिट हैं। ये किस किस आर्टिकल के तहत जारी की जाती हैं? 32 व 226। याद रखना, 32 व 226। 32 के तहत कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट इनको जारी करता है। ये हुआ आपका मौलिक अधिकार नंबर अंतिम, लास्ट, जिसको आप बोल रहे थे क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे संविधान का हृदय व आत्मा है। इसी में सारे मौलिक अधिकार बसे हुए हैं और मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति अधूरा माना जाता है। ओके दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा समझिए। अब आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद। देखो शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए। कितने? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए। लेकिन आप कहोगे सर 12 से लेकर 35 तक बताया था, अब तक तो 32 ही आए हैं, बीच में 31 रह गया। 31 में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको निश्चित कर दिया गया। किससे? मौलिक अधिकारों से ही निश्चित कर दिया, तो वो अनुच्छेद ही आपका समाप्त हो गया। अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 33, अर्धसैनिक, अर्धसैनिक बलों के लिए, और अनुच्छेद, दोनों को साथ साथ समझना, देखना। अनुच्छेद 34 सैन्य बलों के लिए, सैन्य बलों के लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जहां पर अर्धसैनिक बल, जैसे आपने आर्म्ड फोर्सेज एक्ट पढ़ा था, आपसा, उसके अंतर्गत जहां पर सैन्य कानून लागू होता है वहां पर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। यानी कि चाहे अर्धसैनिक बल हो या सैनिक बल हो, जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया था कुछ समय के लिए, तो वहां पर क्या आपके मौलिक अधिकार सबको नजरबंद कर दिया गया था, सभी प्रकार के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर सैनिक शासन ने सैन्य कानून लागू कर दिए थे, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं। यानी कि सैन्य व अर्ध सैन्य बलों के लिए जहां पर कोई गैर
आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो, अशांत इलाका हो, वहां पर कुछ हलचल आपको नजर आ रहे, ऐसे इलाके में आपके सैन्य कानून प्रभावी होते हैं। वहां के जहां पर सैन्य कानून प्रभावी होंगे वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं। और ये दोनों बातें किस आर्टिकल्स में की गई हैं? 33 व 34 में। और लास्ट आपका बनता है 35। संसद मौलिक अधिकारों के लिए आवश्यक कानून बना सकती है, जैसे काम का अधिकार है, ये कुछ एक बातें, शिक्षा का अधिकार है, इनके लिए समय समय पर संसद जो विधि द्वारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। किसके द्वारा कानून बनाया गया था? 2009 में अधिनियम बना था। अधिनियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। वो किस आर्टिकल के तहत संसद अधिनियम बनाती है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? आर्टिकल 35, आर्टिकल 35। और इसी के साथ दोस्तों मौलिक अधिकारों की चर्चा समाप्त नहीं, छोटी सी बात और रह गई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों को अपन 2 भागों में बांटते हैं, केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों व विदेशियों के लिए। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए लागू नहीं है? तो जाहिर सी बात है विदेशियों के लिए लागू नहीं है, उसका जानना जरूरी है। अपन बात करते हैं केवल भारतीयों के लिए। अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अब दोस्तों आप ये मत कह देना कि सर इनमें क्या आता है, क्योंकि बता चुके हैं सारी बातें आपको बता चुके हैं। 15 किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, 16 है किसी भी तरह की सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 29 अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार, 30 अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान। ये सारी बातें आ गई। तो बाकी शेष बचे हुए सभी के लिए लागू हैं, बाकी सभी के लिए लागू हैं। ये वाले याद रह जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन चाहे कैसे क्वेश्चन पूछे उनको सही कर सकते हो। 15 16 19 29 व 30 कितने हो गए दोस्तों? 5 मौलिक अधिकार, 5 आर्टिकल्स वाले मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, बाकी सभी के लिए हैं, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो। इसी के साथ दोस्तों मैं मौलिक अधिकार का चैप्टर यहीं पे समाप्त करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अच्छे से लगातार कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, जो भी समस्याएं आती हैं हमसे शेयर करते रहिए। ओके दोस्तों, नमस्कार।